अपने माँ बाप को, अपने माँ बाप को तोहफे में कामयाबी दो, अपने माँ बाप को तोहफों में कामयाबी दो, बाकी वो खुद कमा लेंगे, बाकी वो खुद कमा लेंगे। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस। गणित और विज्ञान की दुनिया में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में ये सेकेंड लेक्चर है, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर आप पहले जाके, अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है, आपने अगर पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो जाके देखिए, उसके बाद ये सेकेंड वीडियो आप देख सकते हो, ओके। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ किसे बोल सकते हैं, पदार्थ क्या होता है, पदार्थ किसे बोल सकते हैं, और पदार्थ किन चीज़ों से मिलकर बना है, किन पार्टिकल से मिलकर बना है, और उस पार्टिकल के क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, ये सब हमने डिस्कस किया था इस वीडियो में। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट डिफ्यूजन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि डिफ्यूजन क्या होता है, इस वीडियो में हम देखेंगे कि डिफ्यूजन क्या होता है, और इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ के कौन कौन से प्रकार होते हैं, सॉलिड और लिक्विड और गैस, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था को देखेंगे। बाकी बचा प्लाज्मा और बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, उसको अगले वीडियो में देख लेंगे, ठीक है, अगले लेक्चर में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि पहले देखते हैं कि डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन, ठीक है। तो डिफ्यूजन, आप जानते हैं डिफ्यूजन क्या होता है, सोचो, ठीक है। हाँ, तो डिफ्यूजन, ओके, क्या डिफ्यूजन, डिफ्यूजन जिसको बोलते हैं विसरण, क्या बोलते हैं विसरण, क्या बोलते हैं विसरण, ओके। हाँ, तो डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है, ठीक है। तो देखो, अगर आप एक ग्लास लो, अगर आप एक ग्लास लेते हैं और उसमें पानी लेते हैं, क्या लेते हैं, पानी, उस ग्लास और उस पानी में अगर आप कलर डालोगे, कलर, क्या डालोगे, कलर, तो आप उस कलर को डाल के छोड़ दो। आप एक ग्लास लो, क्या लो, ग्लास, ओके, ग्लास या कोई भी बर्तन ले लो, इसमें पानी ले लो, पानी, ठीक है, इसमें पानी ले लो, ये क्या है, पानी, H2O, ओके। अब इसमें कलर डालो, क्या डालो, रंग, क्या होगा, आप उसे घोलो नहीं, आप उसे घोलो नहीं, जैसे ही कलर इसमें आएगा, जैसे ही कलर आएगा अपने आप इसमें घुल जाएगा, अपने आप इसमें घुल जाएगा, आपको घोलना भी नहीं पड़ेगा, आपको घोलना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ऐसे जब आप अपने बॉडी पे, जब आप अपने बॉडी पे परफ्यूम मारते हो, जब अपने बॉडी पे बॉडी परफ्यूम को मारते हो, ठीक है, तो क्या होता है, होता ये कि परफ्यूम पूरे कमरे में फैल जाए, परफ्यूम की जो महक होती है, महक, गंध, वो पूरे कमरे में क्या होती है, फैल जाती है। तो आपने तो नहीं फैलाया उसे, और आपने रंग को, कलर को पानी में मिक्स नहीं किया, फिर भी वो मिक्स हो गया। तो दो विभिन्न पदार्थों का आपस में स्वतः मिलना, अपने आप, दो ऐसे पदार्थ हो, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं ऐसे पदार्थ जो अपने आप मिल जाए, उसे आपको मिलाना ना पड़े, अपने आप फैल जाए, अपने आप मिक्स होकर फैल जाए, वो क्या होता है, वो कहलाता है विसरण। वो जो प्रक्रिया, अपने आप फैलने की जो प्रक्रिया है, वो कहलाता है विसरण। इसमें जब पानी में आपने रंग डाला, जब पानी में आपने कलर डाला, तो कलर अपने आप घुल गया, अपने आप घुल गया, तो उसको क्या बोल सकते हो, उसको बोल सकते हो वो विसरण की प्रक्रिया हुई है। जो प्रक्रिया हुई है वो किसकी हुई है, विसरण की, ठीक है। और आपने जब परफ्यूम मारा अपने बॉडी पे, जब आपने परफ्यूम मारा, तो पूरे कमरे में हवा के माध्यम से, हवा के साथ घुल के क्या हुई, पूरे कमरे में फैल गई, उसकी महक पूरे कमरे में फैल गई। तो वो जो प्रक्रिया हुई, वो जो प्रक्रिया हुई, प्रोसेस हुआ, उस प्रोसेस का नाम क्या है, डिफ्यूजन। उस प्रोसेस का नाम क्या है, डिफ्यूजन, उसे डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर देयर ओन, ठीक है, देयर ओन, अपने आप मिलना, इज कॉल्ड डिफ्यूजन, क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, लिख देता हूँ, ठीक है, तो लिख देता हूँ पहले। अब इसको और भी आप एग्जाम्पल सोचिए, डिफ्यूजन के और भी एग्जाम्पल आप सोचिए, तब तक मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ओके। हाँ, इंटरमिक्सिंग of particle of different types of matter, different types of matter each matter their own is called
इज कॉल्ड इज कॉल्ड इज कॉल्ड इज कॉल्ड डिफ्यूजन इज कॉल्ड डिफ्यूजन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है। क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है। यहाँ पे एक बार हिंदी में भी मेंशन कर देता हूँ, दो विभिन्न पदार्थों का दो विभिन्न पदार्थों का स्वतः आपस में मिलना विसरण कहलाता है। क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। ठीक है, हाँ, विसरण कहलाता है। एग्जाम्पल रंग ग्लास में, पानी के गिलास में रंग का स्वतः घुलना ठीक है। और ETC आप अपने से भी एग्जाम्पल सोच सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अगर आपसे पूछूं कि डिफ्यूजन क्यों होता है, अगर आपसे पूछूं कि अगर आपने पानी में रंग डाला तो कलर, यदि आपने पानी में कलर डाला तो कलर अपने आप घुल गया, वो क्यों घुला? इसका कारण, इसका रीज़न क्या है? डिफ्यूजन हुआ तो क्यों हुआ? डिफ्यूजन की प्रक्रिया, प्रोसेस हुआ तो क्यों हुआ? इसके बारे में जानते हैं। ओके, तो देखो, हाँ, क्वेश्चन ये है कि डिफ्यूजन क्यों होता है? डिफ्यूजन क्यों होता है? अगर आपसे कोई पूछ दे कि भैया विसरण, ठीक है, मान गए कि पानी में कलर डाला अपने आप घुल गया, वो जो प्रक्रिया हुई वो विसरण कहलाती है। लेकिन विसरण होता क्यों है? तो आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि पदार्थ के कण, पदार्थ के पार्टिकल जिससे पदार्थ बने, वह पार्टिकल जिससे पदार्थ बने हैं, वो जो पार्टिकल होते हैं हमेशा गति करते रहते हैं, हमेशा गति में होते हैं। क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। तो बताओ, एक गिलास था, गिलास में पानी था, आपने उसमें रंग डाला, तो इसमें के जो छोटे छोटे पार्टिकल थे, वो क्या कर रहे थे? वो मोशन में थे, वो गतिशील थे। वो क्या थे? गतिशील थे। तो कलर घुला, क्यों घुला? क्योंकि उस पदार्थ के, उस पानी के, उस वाटर के जो पार्टिकल थे वो गतिशील थे। तो क्या हुआ? गतिशील थे, तो गति करने के कारण जो रंग था वो भी उनके साथ क्या हुआ? घुल गया पूरे पानी में, पूरे जो जल है आपका, पानी, वाटर, उसमें घुल गया। तो अगर कोई पूछे कि विसरण क्यों होता है, तो आप उनको डायरेक्ट बोलिए कि भैया विसरण इसलिए होता है कि चूँकि उस पानी के, अगर पानी हो तो पानी, हवा हो तो हवा, जिस पदार्थ में विसरण की प्रक्रिया होती है, उस पदार्थ के जो पार्टिकल होते हैं वो हमेशा गतिशील रहते, गति में होते। भैया हमेशा गति करते रहते अपने, उनको रोकने वाला कोई ना है, ना बाबा, कोई नहीं है। ठीक है, हाँ। अब अगर आपसे पूछूं कि क्या विसरण किसी चीज़ पर निर्भर करता है? क्या विसरण किसी चीज़ पे डिपेंड करता है? ये तो खैर हो गया, ये तो अपना मामला फिट हो गया। ठीक है, अब अगर आपसे पूछूं कि क्या बताओ कि विसरण बोले तो डिफ्यूजन किस चीज़ पर निर्भर करता है? 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 बताओ वो किस चीज़ पर निर्भर करता है? तो देखो, बहुत ही सिंपल है। क्या बोला मैंने कि
पार्टिकल के जो गति होता है, जो पार्टिकल का गति होता है उस पर निर्भर करता है क्या, विसरण, डिफ्यूजन की प्रक्रिया जो उस पर निर्भर करती है। यदि, ध्यान से सुनो, यदि जो पार्टिकल है, जो पदार्थ के पार्टिकल है, मैटर के पार्टिकल है, अगर उनकी गति बढ़ जाए, अगर उनकी गति बढ़ जाए तो क्या होगा, तो विसरण की प्रक्रिया भी क्या होगी, तेज हो जाएगी। क्योंकि गति ज़्यादा होगी, तेज़ी से गति होगी तो क्या, कलर भी तेज़ी से घुलेगा, ठीक है, क्या होगा, घुलेगा, ठीक है। और अगर जब उनकी गति स्लो होगी, तो विसरण की प्रक्रिया, जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है वो भी क्या होगा, स्लो होगा। आप एक बात बताओ, अगर आपके पैर पे कोई सी, अच्छा चलो खैर पूछता हूँ, अब बताओ कि जो पदार्थ के जो मैटर उसके जो पार्टिकल है उनकी गति कैसे बढ़ेगी। अगर उनकी गति बढ़ानी हो तो कैसे बढ़ेगी, सोचो 1 मिनट। यदि जो पार्टिकल है, अगर जो पार्टिकल है, पदार्थ के पार्टिकल, अगर उनकी गति बढ़ानी हो जिससे कि विसरण की प्रक्रिया की जो प्रोसेस है वो तेज़ी से हो, ठीक है, रंग तेज़ी से घुले, तो क्या करोगे आप। देखो, आप टेम्परेचर बढ़ा सकते हो। अगर आपने उसका तापमान बढ़ा दिया, अगर आपने पानी का टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो जो पानी के पार्टिकल होंगे, जो जल का पार्टिकल होगा वो भी तेज़ी से गतिशील करने, उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। जाहिर सी बात है, अगर उनको ऊर्जा दो तो ऊर्जा बढ़ेगी। अगर पानी के पार्टिकल की गतिज ऊर्जा बढ़ी तो पार्टिकल तेज़ी से मूव करेंगे, गतिशील होंगे, और तेज़ी से गतिशील होंगे तो क्या होगा, तो रंग भी तेज़ी से घुलेगा। तो निर्भर करता है किस चीज़ पे, तापमान में। जो विसरण होता है, आंसर लिख देता हूँ, ठीक है, जो विसरण होता है, वो विसरण तापमान पर निर्भर करता है, तापमान पर निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है, तापमान पर निर्भर करता है। यदि टेम्परेचर बढ़ेगा, ध्यान से एकदम दिमाग में एकदम फिट कर लो। अभी एक एग्जांपल दूंगा, एकदम सभी जितना भी डाउट तो खैर होगा नहीं, ठीक है, डाउट होगा नहीं, लेकिन अगर आपको एक एग्जांपल दूंगा सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर होगा भी तो क्लियर हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेने का, टेंशन मतलब नोट्स बनाते जाओ, ओके। हाँ, यदि तापमान बढ़ेगा तो जो डिफ्यूजन होगा, वो भी क्या होगा, डिफ्यूजन की जो प्रक्रिया वो भी बढ़ेगी। तापमान बढ़ा, डिफ्यूजन की प्रक्रिया बढ़ी, और तेज़ी से मिक्स होने लगेगा, ठीक है, हाँ, मिक्स होने लगेगा। अच्छा जी, देखो एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, एक प्रश्न आपसे पूछता हूँ, उसका जवाब मुझे चाहिए, ओके। तो इसको आप स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? चलो अब आगे देखते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ओके। आपको दो कंडीशन देता हूँ, दो कंडीशन। यू हैव 2 कंडीशन। पहला एक ग्लास में पानी है, ठीक है, एक ग्लास में पानी है, इसमें ठंडा पानी, इसमें क्या है, ठंडा पानी, क्या है, ठंडा पानी है, कोल्ड वाटर, क्या है, कोल्ड वाटर, ओके, क्या है, कोल्ड वाटर। चलो जी, दूसरा कंडीशन, आपके पास फिर एक गिलास में पानी है, ओके, फिर एक गिलास में पानी है, लेकिन इसमें गर्म पानी है, क्या है, इसमें है गर्म पानी, क्या है, गर्म पानी, हॉट वाटर, ओके। अगर आपसे बोलूं कि इसमें रंग डालें और उतना ही मात्रा में, एक मिनट, इसमें अगर कलर डालें, रंग, और जितना रंग इसमें, उतना ही रंग इसमें डालें, ठीक है, रंग आपने डाल दिया। अब मुझे बताओ कि
सबसे पहले सबसे तेजी से किस किस ग्लास में रंग कलर पहले घुलेगा, पहले पूरा घुल जाएगा, किस किस ग्लास में। मेरा क्वेश्चन है कि ये कोल्ड वाटर ठंडा पानी है, ये गर्म पानी है, आपने रंग रंग आपने इसमें डाला ग्लास में और उतना ही कलर इस ग्लास में आपने डाला, तो किस ग्लास में कलर पहले घुलेगा, तेजी से किस ग्लास में घुलेगा। तो अगर आपने ध्यान दिया होगा तो उसके पहले सोच लो, ठीक है, पहले सोच लो। ओके, सोच लिया। देखो मैंने बताया कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर तापमान बढ़ेगा तो भैया डिफ्यूजन बोले तो विसरण, तो विसरण की जो प्रक्रिया होगी, प्रोसेस होगा, वो भी बढ़ेगा। तो देखो ठंडे पानी का तापमान अधिक है कि गर्म पानी का, आपसे क्वेश्चन है कि ठंडे पानी का तापमान है कि गर्म पानी का, तो ऑफकोर्स आप बताएंगे कि सर जी गर्म पानी का तापमान ज़्यादा है। गर्म पानी का तापमान, इसका टेम्परेचर क्या है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, क्या है, ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो कलर होगा वो पहले घुलेगा, इसमें जो कलर होगा पहले घुलेगा, और इसमें जो कलर होगा वो पहले नहीं घुलेगा, इसमें पहले घुलेगा। तो काफ़ी अच्छा सवाल था, ठीक है, सवाल काफ़ी अच्छा था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, इस क्वेश्चन का, इस प्रश्न का, ठीक है। आप प्रश्न लिख सकते हो कि किस ग्लास में कलर जल्दी या फास्ट घुलेगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगला टॉपिक बहुत ही काम का है, ये भी था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसके आधार पे कई सारी चीज़ें आगे जाके समझेंगे। अगला जो टॉपिक है वो है स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ के प्रकार। क्या होता है, पदार्थ के प्रकार। तो इसको इरेज कर दूं, ओके, हाँ, तो इसको इरेज कर देता हूँ, ओके। तो अगला जो अपना टॉपिक है वो है स्टेट ऑफ मैटर। क्या है, स्टेट ऑफ मैटर जी, क्या है, स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ के प्रकार, पदार्थ के प्रकार, ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ के प्रकार। तो दोस्त अभी तक आपने पढ़ा होगा कि पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, ठीक है। पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सॉलिड, जिसको बोलते हैं ठोस, स्टेट लिख देता हूँ, सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। चलो जी, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा आता है लिक्विड स्टेट। क्या होता है, लिक्विड स्टेट, ओके जी। द्रव अवस्था, चलो जी। तीसरा होता है गैस स्टेट, जिसको बोलते हैं गैस अवस्था। ये आपने 3 चीज़ें सुनी है, लेकिन पदार्थ वास्तव में 5 प्रकार के होते हैं जी। क्या, हाँ, पदार्थ वास्तव में 5 प्रकार के होते हैं। पहला ठोस अवस्था, दूसरा द्रव अवस्था, तीसरा गैस अवस्था, और चौथा होता है प्लाज्मा। चौथा क्या होता है, प्लाज्मा। क्या होता है, प्लाज्मा, इसको बोलते हैं प्लाज्मा।
ओके, प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा क्या होता है बताऊंगा, डिटेल में चर्चा करेंगे। ओके, और पांचवा क्या होता है, पांचवा होता है बीईसी, बीईसी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पांचों, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तीसरा, चौथा और पांचवा। इस 5 चीज़ों के बारे में चर्चा एकदम डिटेल में करेंगे। ओके, और इस लेक्चर में हम इसको देखेंगे, द्रव को देखेंगे, लिक्विड और गैस को देखेंगे, और थोड़ी बहुत चर्चा प्लाज्मा की भी हो जाएगी। ठीक है, अगले लेक्चर में इन दोनों की चर्चा डिटेल में होगी। बाकी बता दूंगा कि प्लाज्मा का ऐसा कुछ आइडिया दे दूंगा ताकि अगले लेक्चर में अच्छे से समझ में आए। ओके, तो सबसे पहला टॉपिक देखते हैं सॉलिड स्टेट। क्या देखते हैं, सॉलिड स्टेट। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, नोट्स बनाते जाइए, नोट्स एकदम बनाते जाइए, हर एक चीज़ का कारण मिलेगा, हर एक चीज़ को। अगर साइंस बहुत मज़ेदार है, साइंस बहुत मज़ेदार है, बस सीखने का जो तरीका है, तरीका उसको बदलो। सीखने का तरीका, पढ़ने का तरीका, बिहेवियर, उसको चेंज कर दो, चीज़ें आसान हो जाएंगी। कोई भी गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। घर से आप तो निकल चुके हो, आप तो पढ़ाई करने के लिए निकल चुके हो, तो किस बात का डर है। ठीक है, खैर अपने को देखना है सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था, तो इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, पहला हेडिंग डाल लीजिए, आप हेडिंग आप लगा लीजिए, डाल लीजिए ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। ठीक है, सॉलिड स्टेट जी। यार चीज़ें आसान है, चीज़ें आसान है। ठीक है, तो जो पहला हेडिंग है, पहला हेडिंग है वो है सॉलिड, वो है सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था, ठोस अवस्था, अवस्था, ठोस अवस्था। ठोस क्या होता है, ठोस अवस्था क्या होता है। अभी अगर आपसे बोलूं कि आप अपने चारों तरफ, आप अपने चारों तरफ नज़र घुमाओ, आप ऐसे देखो, ऐसे आप ऐसे देखो, आपको अधिक से अधिक चीज़ें ठोस में नज़र आएंगी। आपको आपके पास, आपके आसपास जितनी भी सारी चीज़ें हैं, उसमें से अधिकतम, उसमें से मैक्सिमम जो चीज़ें वो सॉलिड है, वो ठोस है। क्या ठोस है, एक बार देखो। मैं थोड़ा, एक मिनट थोड़ा पानी पी लेता हूँ। ठीक है, हाँ। सॉरी यार, देखो मैं अपने आप पे एक्सपेरिमेंट ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, देखो मेरे पास मार्कर है, मेरे पास क्या है, मार्कर, ठोस है। क्या है, ठोस। ये कैमरा मोबाइल का, या ये मोबाइल ले लो जिसमें ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ठोस है। ये स्टैंड ठोस है, ये मेज ठोस है, ये बल्ब ठोस है, ये वाइट बोर्ड ठोस है, ये दीवार ठोस है, मेरा सर ठोस है, मेरा शरीर ठोस है, ये छत ठोस है। हर एक चीज़, अधिकतर चीज़ें आपके आसपास दोस्त ठोस है। चीज़ को एकदम बारीकी से पढ़ लो, एकदम बारीकी से, इतना बारीकी से कि सामने वाला दल जाए। प्रश्न पूछने वाला भी एक बार सोचे कि यार कहीं गलत क्वेश्चन ना कर दूं, कहीं गलत क्वेश्चन ना कर दूं, वरना ये पकड़ लेगा, ये बोल देगा। ठीक है, इतना बारीकी से पढ़ो। तो ठोस अवस्था, अगर आपसे पूछूं ठोस अवस्था, ठोस क्या होता है, ठोस अवस्था की परिभाषा क्या है। ठीक है, तो देखो पदार्थ या तो ठोस होगा, या तो गैस में होगा, या तो द्रव होगा, या तो प्लाज्मा होगा, या तो बीईसी। क्या होगा, बीईसी, पांचवी अवस्था। ठीक है, तो ठोस अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था, दो स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन, आकार और आकृति तीनों निश्चित होती है। अगर मैं इस मार्कर का बात करूं तो देखो, आयतन बोले तो कितना स्थान घेर रहा है। मेरा शरीर,
मेरा शरीर जितना भी स्थान घेर रहा है इस जगह पे, वो उस मेरे शरीर का क्या होगा, आयतन होगा। अगर बोलूँ कि ये व्हाइट बोर्ड कितना स्थान घेर रहा है, कितना स्थान घेर रहा है, तो ये इसका आयतन होगा। अगर बोलूँ कि ये मार्कर कितना स्थान घेर रहा है, तो ये जो स्थान, इसमें जो हवा में जितना स्थान घेर रहा है, इतना स्थान, ये इसका क्या आयतन है। तो इसका आयतन निश्चित है, चाहे यहाँ पे लूँ तो भी ये इतना स्थान घेरेगा, चाहे नीचे यहाँ पे लूँ तो भी स्थान घेरेगा, चाहे यहाँ पे लूँ तो भी इतना स्थान घेरेगा। इसका जो आयतन है, आयतन जगह, स्पेस जो घेरता है, ये समान है। तो इसका आयतन निश्चित है। इसका आकार दोस्त, इसका आकार भी तो देखो इतना लंबा है, ठीक है, और इसका डायमीटर भी इतना है, समझ रहे हो। तो इसका आकार भी क्या है, निश्चित है। और इसकी आकृति भी निश्चित है। ये बेलनाकार है, क्या है, बेलनाकार है। ना शंकु हो सकता है, ना घन हो सकता है, ना घनाभ हो सकता है, ठीक है, ना स्फेयर हो सकता है। ये क्या है, इसका जो आकृति है, इसकी जो आकृति वो भी क्या है, फिक्स है। तो ये एक ठोस है। तो पदार्थ की वो अवस्था जिसका आकार, आकृति और आयतन तीनों निश्चित होता है, निश्चित एकदम फिक्स रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं ठोस अवस्था। लिख देता हूँ। अब भी चीज़ों को लिखते जाइए, बारीकी से समझते जाइए, चीज़ समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो पदार्थ की वो अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन, ठीक है, तीनों आकार, आयतन तथा आकृति तीनों क्या होती है, तीनों निश्चित होती है। क्या होती है, निश्चित। तीनों निश्चित होती है, तीनों निश्चित होती है। क्या कहलाती है, ठोस अवस्था कहलाती है, ठीक है, ठोस अवस्था कहलाती है। तो ये रहा परिभाषा, डिफिनीशन। दोज स्टेट ऑफ मैटर विच हैव फिक्स वॉल्यूम, क्या होगा, वॉल्यूम और शेप एंड साइज। दोज स्टेट ऑफ मैटर विच हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, शेप एंड साइज इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट। क्या कहलाता है, ठोस अवस्था कहलाता है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये मार्कर लिख देता हूँ, व्हाइट बोर्ड मार्कर, ओके, व्हाइट बोर्ड मार्कर। और बहुत सारी चीज़ें, क्या क्या लिखोगे आप, बहुत सारी, जो भी आपके मन में आए, जो आपके आसपास ठोस दिखे उसको लिख दो। ईटा, पत्थर, ईटा लिख देता हूँ, लो जी, ईटा क्या हो गया, ईटा। और भी बहुत सारी चीज़ें लिख लेना, ETC, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें लिख लेना, ओके। ये तो रहा ठोस अवस्था। अगर आपसे पूछूं कि ठोस अवस्था के गुणधर्म होते हैं, सॉरी, ठीक है, सॉरी, अगर आपसे पूछूं कि ठोस अवस्था के गुणधर्म क्या क्या होते हैं, जो ठोस अवस्था के पार्टिकल होंगे, पार्टिकल जिससे मिलके ठोस बना है, ठोस वस्तु बनी है, उसके गुणधर्म, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होगी, तो इसके बारे में विचार करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ओके। तो ठोस अवस्था के गुणधर्म, हेडिंग लगा लो, ठोस अवस्था के गुणधर्म, ओके। हाँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठोस अवस्था के गुणधर्म, ठोस अवस्था के गुणधर्म, ठोस
अवस्था के गुणधर्म, ठोस अवस्था के गुणधर्म। ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट, लिख देता हूँ, चलो लिख लेना, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट। ओके। हाँ देखो, पहला आकार, जो ठोस अवस्था होता है उनका आकार, आयतन और आकृति निश्चित होती है। ठीक है। आकार कोमा आकृति और आयतन ये क्या होता है, ये नियत होता है, ये फिक्स्ड होता है। ये क्या होता है, ये फिक्स्ड होता है। ठीक है। पहला ये तो परिभाषा में बता दिया। दूसरा देखते हैं। दूसरा देखो, अगर मैं बोलूँ कि क्या ठोस जो है, ठोस अवस्था, ये बहेगा क्या, ये पानी के जैसा बहेगा ना बाबा, ये पानी के जैसा नहीं बहेगा। तो इसकी जो तरलता होती है, तरलता, इसकी जो तरलता होती है वो क्या होती है, वो नहीं के बराबर होती है। नहीं के लिख देता हूँ, नहीं होती है। तरलता नहीं होती है। ये बहेगा थोड़ी। अगर एक ईटा क्या बहेगा पानी जैसा, हवा जैसा बहेगा क्या, ना, वो नहीं बहेगा। ठीक है। हाँ। तीसरा देखते हैं। तीसरा अगर पूछूं कि क्या इस मार्कर को मैं दबा सकता हूँ, क्या इसमें दबा सकता हूँ क्या, ना बाबा, इसे नहीं दबा सकता हूँ, ठीक है, इसे नहीं दबा सकता हूँ। तो कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। संपीड्यता क्या होगी, संपीड्यता नहीं होती है, संपीड्यता नहीं होती है, इसको दबाया नहीं जा सकता। ठीक है। चौथा देखेंगे कि क्या इसे फैलाया जा सकता है, क्या इस मार्कर को मैं ऐसे पकड़ के फैला सकता हूँ क्या, सोचो। क्या इस व्हाइट बोर्ड को पकड़ के ऐसे खींच सकता हूँ क्या, नहीं। तो इसका जो प्रसार होता है, क्या होता है, प्रसार, ठीक है, प्रसार इसका नहीं होता है, नहीं होता है, प्रसार इसका नहीं होता है। पांचवा क्या होता है, अगर मैं पूछूं कि इस मार्कर के पार्टिकल जिससे मिलकर ये मार्कर बना है, उसकी गतिज ऊर्जा कम होगी कि अधिक होगी, इसकी गतिज ऊर्जा कम होगी कि अधिक होगी। गतिज ऊर्जा बोले तो इसके पार्टिकल मोशन करेंगे कि नहीं करेंगे, सोचो। गतिज ऊर्जा तो होती है, लेकिन कम होती है कि ज़्यादा होती है, ये बताना है। तो देखो, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, एनर्जी, ठीक है, गतिज ऊर्जा, इसकी जो गतिज ऊर्जा है वो क्या होती है, वो नहीं होती है, ना के बराबर होती है, वो ना के बराबर होती है, ठीक है। और कुछ हो सकता है क्या, सोचो। और कुछ अगर आपके दिमाग में, अगर आपसे पूछो कि और भी कुछ इसके गुणधर्म होता है क्या, सोचो। तो देखो, आकार, आयतन, तरलता, कंप्रेसिबिलिटी, प्रसार और काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से हो गया है, ठीक है। और कुछ तो बचा नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लो, ठीक है, इसे आप नोट कर लो। अगला देखते हैं कि द्रव अवस्था क्या होता है, अगला देखेंगे कि द्रव अवस्था क्या होता है, इसे आप नोट कर लो, ठीक है।
तो आई होप हो गया होगा आपका, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अगर हाँ, एक और चीज़ भी हो सकता है। अगर आपसे पूछूं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठोस अवस्था के पदार्थ, ये जो पदार्थ है ठोस है ना, इसके जो पार्टिकल है उनके बीच आकर्षण बल, उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स है, वो कम है कि ज़्यादा है? वो कम है कि ज़्यादा है। तो देखो इसके पार्टिकल जिस चीज़ से ये मिलकर बना है, इनके जो पार्टिकल है उनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ही अधिक होता है, इसलिए ये ठोस है। इसलिए क्या ये ठोस है? इससे कम आकर्षण बल द्रव वाले पदार्थ के कणों में होता है, इसलिए वो बहते हैं। इसलिए क्या होते हैं? बहते हैं। लेकिन जो गैस होता है, गैस, उनके जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच आकर्षण बल बहुत ही कम होता है, इसलिए वो क्या होते हैं? इसलिए वो कहीं भी यहाँ वहाँ, कहीं भी यहाँ वहाँ रैंडमली घूम सकते हैं, ठीक है, यादृच्छिक तरीके से घूम सकते हैं, ठीक है। तो आकर्षण बल क्या होता है? अट्रैक्शन क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है, ठीक है। हाँ, इनका घनत्व भी बहुत अधिक होता है। घनत्व आप जानते हैं ना, घनत्व कैसे कहते हैं? ये बहुत ही घन है, घन, इसे दबाया नहीं जा सकता, ये बहुत ही घन है, ठीक है। तो ये क्या होता है? घनत्व मतलब समझो घना, ये बहुत ही घन, इनका जो घनत्व होता है ठोसों का बहुत ही अधिक होता है, बहुत ही अधिक होता है। चीज़ों को नोट कर लो। अगला देखते हैं द्रव अवस्था, ठीक है। तो मैं इसे इरेज करता हूँ, उसके बाद देखते हैं द्रव अवस्था क्या होता है, ठीक। तो हाँ, इसे इरेज कर देता हूँ। ओके, चीज़ें बहुत ही आसान है, चीज़ें बहुत ही आसान है, बस बारीकी से सीखो, चीज़ों को बारीकी से सीखो, नज़रिया बदल दो देखने का, चीज़ें आसान हो जाएंगी, चीज़ें आसान हो जाएंगी। नज़रिया बदलो, नज़र अपने आप बदल जाएगा। ओके, तो अगला देखते हैं कि हाँ, लिक्विड स्टेट, द्रव अवस्था क्या होता है? द्रव अवस्था क्या होता है? लिक्विड स्टेट। देखो ठोस में क्या था? देखो ठोस को अगर अच्छा कुछ क्वेश्चन भी पूछ लेता हूँ कि इसको अभी देखते हैं। ओके, मेरा आपसे कुछ क्वेश्चन है, कुछ प्रश्न है कि रबर को आप ऐसे जब आप रबर देखो ना, मिठाई के डब्बे में जो रबड़ लगता है, उसे आप जब ऐसे खींचोगे, वो क्या होता है? वो इसे आप खींच देते हो तो उसकी आकृति तो बदल गई, उसका आकार और आकृति क्या हुआ? बदल गया। एक रबर कुछ क्वेश्चन पूछा हूँ आपसे, ठीक है, कि एक रबर है, रबर को जैसे आपने ऐसे पकड़ के ऐसे खींचा तो दिख रहा है ना रबर आपको? हाँ। अगर एक रबर को आप ऐसे खींचोगे तो वो क्या होगा? वो लंबाई में बढ़ जाएगा, उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, उसकी आकृति और आकार में क्या होगा? चेंज आ गए। तो क्या वो ठोस है? क्या रबर ठोस है? आपसे क्वेश्चन करता हूँ। एक रबर को आप जैसे ही खींचोगे उसका आकृति और आकार चेंज हो जाएगा ना? तो क्या वो ठोस है? सोचो, वो ठोस है। क्यों? क्योंकि जब आप रबर को ऐसे खींचोगे, खींचने के बाद जैसे ही आप उसको छोड़ोगे, वापस वो उसी फॉर्म में आ जाएगी, वापस उसका आकार और आकृति उसी पहले जैसा आ जाएगा, पहले जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ ठोस है। वो चीज़ क्या है? ठोस है। क्या है? ठोस है। क्या है? ठोस है। ओके, एक क्वेश्चन आपसे और पूछता हूँ। आपने देखा होगा चीनी, क्या देखा होगा? चीनी और नमक। चीनी और नमक को आप चीनी को अगर आप ग्लास में, जिस ग्लास में डालोगे, चीनी और नमक को आप जिस ग्लास में डालोगे वो उसकी आकृति का हो जाएगा।
अगर आप उसे लोटे में डालोगे तो लोटे के आकार का हो जाएगा। अगर आप उसे किसी बर्तन के आकार के रखो तो उस बर्तन जैसा हो जाएगा, उसका आकार उस बर्तन जैसा हो जाएगा ना। तो क्या वो चीज़ ठोस है? चीनी और नमक, चीनी आप नमक कप में डालो तो कप के आकार का हो जाएगा, चीनी अगर कप में डालो तो कप जितना आकार हो जाएगा ना, उससे आगे देखा। हाँ, तो क्या वो ठोस है? सोचो जी, वो ठोस है। क्या है? ठोस है। क्या है? ठोस है, सॉलिड है। क्या है? सॉलिड है। क्या है? सॉलिड है। क्यों? आप बोलोगे सर जी वो तो उसकी आकृति और आकार चेंज हो जा रहा है। दोस्त, अगर आप चीनी के एक दाने को उठाओगे ना, दाने को, चीनी का एक दाना, चीनी को एक गिलास में बहुत सारी चीनी है, बहुत सारे चीनी है। अगर एक चीनी के दाने को उठाओगे ना तो उसका आकार कुछ ऐसा रहेगा, कुछ ऐसा रहेगा। ये कभी नहीं बदलता। चीनी के एक दाने का आकार, चीनी के एक दाने का चीनी के एक दाने को निकालो और उसको ध्यान से देखो, उसकी आकार और आकृति में कोई फर्क नहीं आता है। उसकी आकार और आकृति में कोई फर्क नहीं आता है। इसलिए चीनी और नमक का भी उठा के देख लेना, ठीक है, अगर आप देख सको तो चीनी और नमक का जो एक दाना होता है, एक दाना, उस दाने का आकार और आकृति नहीं बदलता है, वो नहीं बदलता है। इसलिए वो क्या है? इसलिए वो ठोस है। इसलिए वो क्या है? इसलिए वो ठोस है। क्या है? ठोस है। और ये भी क्या है? ठोस है। ओके। और तीसरा क्वेश्चन ये कि आपने स्पंज देखा है? स्पंज क्या देखा है? स्पंज। अगर आपने स्पंज देखा है, स्पंज होता है ना, वो साइकिल के गद्दी में लगा होता है स्पंज। आपने साइकिल चलाया हो ना, साइकिल उसके गद्दी में जो वो स्पंज होता है ना, गद्दे जैसा, उस स्पंज को जब आप ऐसे दबाते हो तो वो दब जाता है। वो क्या होता है? दब जाता है। तो उसके आकृति और आकार में क्या हो गया? चेंज आ गया ना। तो क्या वो ठोस है? तो क्या वह ठोस है? सोचो, स्पंज है ना, स्पंज, अगर आप उसको ऐसे दबाओगे तो वो क्या होगा? वो दब जाएंगे। तो क्या वो ठोस है? क्या बताओ? वो ठोस है। वो क्या है? वो ठोस है। उस स्पंज के बीच में आप देखोगे कि बहुत सारे छेद होते हैं। क्या होते हैं? छेद। और उसमें हवा होती है, एयर होता है। जब आप उसको दबाते हो तो एयर बाहर आ जाती है, एयर निकल जाता है। लेकिन जैसे ही आप उसे छोड़ते हो तो फिर से अपनी अवस्था में आ जाता है, फिर से उसके अंदर हवा भर जाती है, ठीक है। तो छोड़ने के बाद वो पहले जैसा हो जाता है, ठीक है। तो उसका क्या होता है? ये क्या है? स्पंज क्या है? स्पंज लिख देता हूँ, ठीक है। ये क्या है? ये ठोस है। ये क्या है? ये ठोस है। ये सॉलिड है। क्या है? ये सॉलिड है। ये सॉलिड है, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन आप इसको नोट कर लो, आप इसको नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, हाँ, अब इसको नोट कर लो, ठीक है। तो अगला देखते हैं द्रव अवस्था। द्रव अवस्था क्या होता है, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ठीक है। अब इसको नोट कर सकते हो। नोट्स बनाते जाइए, ओके। अगर आपसे पूछो कि लिक्विड स्टेट क्या होता है, द्रव अवस्था क्या होता है, तो बताओ द्रव अवस्था क्या होता है। तो देखो, इसका आकार, आकृति और आयतन फिक्स था। लेकिन जो द्रव होता है, द्रव बोले तो पानी, क्या होता है? पानी। अगर आपसे बोलूँ कि पानी है, अगर आप 1 लीटर पानी लो, तो उसे अगर बॉटल में डालोगे तो बॉटल की आकृति का हो जाएगा। अगर आप उसे ग्लास में डालोगे तो ग्लास की आकृति का हो जाएगा। अगर आप उसे बाल्टी में डालोगे तो बाल्टी की आकृति का हो जाएगा। यदि आप उसे ड्रम में डालो, किसी भी बर्तन में डालो, वो उस बर्तन के आकार और आकृति का हो जाएगा। लेकिन उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जितना वो स्थान 1 लीटर पानी के बोतल में घेर रहा था, उतना ही स्थान वो उस बर्तन में भी घेरेगा जिस बर्तन में पानी होगा। बाल्टी में भी उतना ही स्थान घेरेगा, ग्लास में भी उतना ही स्थान घेरेगा, लोटे में भी उतना ही स्थान घेरेगा। स्थान तो वो सेम घेरता है, तो उसका आयतन निश्चित होता है। उसका आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। लेकिन आकार और आकृति क्या होती है?
अनिश्चित होती है। तो पदार्थ की वो अवस्था जिसकी आकार और आकृति तो निश्चित नहीं होता है, लेकिन आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, तो लिख देता हूँ पदार्थ की वो अवस्था। ठीक है, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार, जिसका आयतन तो निश्चित होता है, तो निश्चित होता है, लेकिन आकार और आकृति अनिश्चित होती है। क्या होती है, निश्चित होती है, फिक्स्ड नहीं होता है। ठीक है, अनिश्चित होती है। तो हाँ, जैसे द्रव में क्या गया, जितने भी तरल पदार्थ हैं, पेट्रोल, डीजल, दूध, पानी, ये सब क्या है, ये सब द्रव अवस्था के उदाहरण है। तो एग्जाम्पल लिख देता हूँ। एग्जाम्पल आप इसको नोट करते जाइए, जितने भी द्रव अवस्था हैं, पेट्रोल, दूध, ठीक है, उसके बाद पेट्रोल, दूध, पानी, क्या पानी, ईटीसी, डीजल। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब द्रव है, ठीक है। तो हाँ, ये रहा पदार्थ, ये रहा द्रव अवस्था, और ये रहा उसके एग्जाम्पल। अब इसके गुणधर्म देख ले, इसके गुणधर्म क्या होते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है, तो यहाँ पे इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट, द्रव अवस्था के गुणधर्म आप लिख सकते हो। मैं यहाँ पे हेडिंग लगा देता हूँ, कि यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड लिक्विड स्टेट। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड स्टेट। तो पहला आकार और आकृति, वो क्या होता है, वो अनिश्चित होता है। क्या होता है, अनिश्चित होता है। ठीक है, अनिश्चित होता है। अच्छा, दूसरा आयतन, वॉल्यूम क्या होती है, वो निश्चित होती है। वो क्या होती है, वो निश्चित, स्थान तो सेम होता है, स्थान वो सेम घेरता है। ठीक है। अच्छा, तीसरा अगर आपसे तीसरा पूछूं कि उनकी तरलता क्या होती है, तरलता होती है कि नहीं, तरलता मतलब बहते कि नहीं, बहते हैं, तरलता होती है, वो बहते हैं। क्या होते हैं, बहते हैं। ठीक है, बहते हैं। चौथा, अगर आपसे पूछूं कि क्या उसे कंप्रेस किया जा सकता है, ठीक है, क्या उसे संपीड़ित, क्या उसे कंप्रेस्ड, ठीक है, कंप्रेस्ड, संपीड़ित, क्या उसका संपीड़ित निश्चित है, नहीं, क्या हो सकता है, क्या उसका संपीड़न संभव है, तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। भैया अब सोचो कि आप पानी को दबा दो तो नहीं हो सकता, पानी को आप कंप्रेस थोड़ी कर सकते हो। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते हो, इसका जो टॉपिक है वो अगल किसी अलग लेक्चर में एकदम डिटेल में कर लेंगे। ठीक है, अभी के लिए बस इतना समझो कि उसकी जो संपीड़ितता है वो
वो ना के बराबर है, वो ना के बराबर है। ठीक है, एक और लिख देता हूँ, नहीं के बराबर, नहीं के बराबर, बराबर। ठीक है, और उनका प्रसार होगा कि नहीं होगा, प्रसार, उसका प्रसार, फैलाव हो सकता है। अगर आप पानी को एक टेबल पे डालोगे, जमीन पे डालोगे, क्या होगा, फैल जाएगा, क्या होगा, फैल जाएगा। तो प्रसार होता है, प्रसार होता है भैया, प्रसार होता है, प्रसार होता है। अगर आपसे पूछूं कि घनत्व, उसका घनत्व होता है कि नहीं होता है, तो देखो घनत्व ठोस की अपेक्षा कम होता है। जो द्रव होता है, द्रव, उसका घनत्व ठोस की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। तो ठोस की अपेक्षा कम होता है, ठोस की अपेक्षा कम होता है। क्या होता है, कम होता है, ठोस की अपेक्षा कम होता है। और 7वां, अगर मैं पूछूं कि इसकी गतिज ऊर्जा, इसकी काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी होती है कि नहीं होती है, तो काइनेटिक एनर्जी इसकी ठोस से अधिक होती है। ऊर्जा, इसके पास इसकी गतिज ऊर्जा होती है, तभी तो पानी बहता है। पानी क्यों बह रहा है, अगर आपने पानी में कलर डाला तो कलर क्या हो गया, घुल गया। कलर क्या हुआ, घुल गया। क्यों, क्योंकि पानी के पार्टिकल के पास गतिज ऊर्जा थी, तभी तो पार्टिकल यहाँ वहाँ मूव करते हैं, गतिशील होते हैं। तो किनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा होती है, क्या होता है, किनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा होती है, क्या होता है, होती है। अच्छा, आगे अगर, अच्छा और कुछ बचा है क्या, मेरे ख्याल से हाँ, अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण बल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण बल। ठोस के जो पार्टिकल थे, ठोस अवस्था का जो पार्टिकल था, ठोस अवस्था का जो पार्टिकल था, उनके बीच में आकर्षण बल बहुत अधिक था, तभी वो ठोस थे। ये क्या है, ठोस है। लेकिन जो द्रव होता है, उनके पार्टिकल के बीच आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम होता है। क्या होता है, ठोस की अपेक्षा कम होता है। अगर आपसे पूछूं कि इसको आप ऐसे काट सकते हो, हाथ से नहीं काट सकते। लेकिन जब आप पानी में तैरते हो, जब आप पानी में क्या होते हैं, तैरते हो, तो पानी को काटते हो कि नहीं काटते हो, तो पानी को क्यों काट पाते हो, क्योंकि पानी के पार्टिकल के बीच में आकर्षण बल कमजोर होता है। क्या होता है, कमजोर होता है, वीक होता है, इसलिए आप उसे तोड़ देते हो। हवा में तो हवा के जो पार्टिकल उनके बीच आकर्षण बल बहुत ही कम होता है, इसलिए आप देखो उसे ऐसे काट दे रहे हो, हवा को काट दे रहे हो कि नहीं, काट दे रहे हो। हाँ, लेकिन ठोस के जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, इसलिए आप इसे आप काट सकते हो क्या, नहीं काट सकते। इसे आप काट सकते हो, नहीं काट सकते। लेकिन पानी को आप काट सकते हो। तो उनके बीच जो आकर्षण, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, वो पानी के पार्टिकल के बीच ठोस की अपेक्षा कम होता है, ठोस की अपेक्षा कम होता है। क्या होता है, कम होता है, कम होता है। बस ये थे कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड स्टेट, द्रव अवस्था के गुणधर्म। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अगला देखते हैं कि गैस अवस्था क्या होता है। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ओके, हाँ, गैस अवस्था, सोचो गैस अवस्था तो अब अपने से आप लिख लोगे। आप तो, आपके पास इतना दिमाग हो जाना चाहिए, इतनी नॉलेज हो जानी चाहिए कि आप उसे अपने से लिख लो। ठीक है, खैर हमारा तो काम है। ठीक है, तो हेडिंग डालो, हेडिंग नोट्स में डालो, गैस अवस्था, गैस स्टेट। ठीक है, गैस अवस्था। ओके, गैस अवस्था।
गैस, देखो सॉलिड क्या था, सॉलिड का जो आकार और आकृति और आयतन तीनों निश्चित थे, तीनों फिक्स थे। ओके जी। द्रव अवस्था में क्या होता था, द्रव अवस्था में उसका आकार और आकृति अनिश्चित था। क्या था, अनिश्चित। उसको जिस बर्तन में डालोगे उस बर्तन के आकार का और आकृति का हो जाएगा। अच्छा, लेकिन उसका आयतन नियत था, जितना स्थान बाल्टी में घेरेगा उतना ही स्थान वो बोतल में भी घेरेगा, उतना ही स्थान वो बर्तन किसी भी बर्तन में घेरेगा। ठीक है, तो उसका आयतन निश्चित था। गैस, गैस में क्या खास बात है, गैस में खास बात यह है कि उसका आकार और आकृति है तो अनिश्चित होता है, फिक्स नहीं होता, लेकिन उसका आयतन भी फिक्स नहीं होता है, उसके कुछ भी फिक्स नहीं होता है। अब गैस को जिस बर्तन में डालोगे उस बर्तन का हो जाएगा और उसका फैलाव भी बहुत अधिक होगा। अगर आप एक किसी गैस को, आप इतने सारे गैस को एक बर्तन में भर सकते हो तो उसका आयतन कम हो गया, उसका आयतन क्या हो गया, कम हो गया। अच्छा, आपने देखा अगर आप परफ्यूम मारते हो परफ्यूम बॉडी पे तो पूरा कमरे में फैल जाता है, तो उसका क्या, उसका आयतन बढ़ गया, उसका आयतन क्या हो गया, बढ़ गया। लेकिन उतना ही वो जो आयतन बढ़ा वो सारी चीज़ एक बोतल में ही तो परफ्यूम एक बोतल में ही तो था, तो बोतल में कैसे आया, क्योंकि उसका संपीड़न बहुत ही अधिक होता है, उसका संपीड़न अधिक होता है, कंप्रेसिबिलिटी बहुत अधिक होती है। ठीक है, तो खैर देखेंगे। ठीक है, तो पदार्थ की वो अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार और आकृति अनिश्चित होती है। क्या होती है, आकार और आकृति तथा आयतन अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। क्या कहलाता है, वो कहलाता है गैस अवस्था। क्या कहलाता है, गैस अवस्था। एग्जाम्पल में क्या, सभी गैसें, कोई भी गैस ले लो, वो तो गैस है। क्या है, वो गैस ही है। ऑक्सीजन ले लो, नाइट्रोजन ले लो, ठीक है, फ्लोरीन ले लो, नियान ले लो, क्लोरीन ले लो, आर्गन ले लो। ठीक है, ये सब क्या है, ये सारी गैसें है। ठीक है, तो हाइड्रोजन ले लो, हीलियम ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, सभी गैसें। अच्छा, अब देखेंगे इसके प्रॉपर्टीज क्या क्या है। अब देखेंगे कि इसके प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, इसके गुणधर्म क्या क्या हैं। ठीक है, चीज़ें बहुत आसान है। अब तो आप अपने से लिख लोगे, आप में इतना है कि आप अपने से लिख सकते हो। ओके, तो इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गैस स्टेट। प्रॉपर्टीज ऑफ, हेडिंग डाल लो, प्रॉपर्टी। नोट्स बनाते रहो, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ, और हमेशा रिवाइज भी करते रहो। सुनो ध्यान से, हमेशा रिवाइज भी करते रहो। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ गैस स्टेट। ओके, गैस स्टेट। पहला, आकृति। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करता हूँ, बता देता हूँ। ठीक है, बता देता हूँ, आप लिख लेना। ठीक है, तो आकृति पहला ले लेता हूँ ऐसे। पहला, आकृति, आकार और आयतन अनिश्चित होता है, फिक्स नहीं होता है। दूसरा इसकी तरलता बहुत अधिक होती है। तरलता क्या होती है, बहुत अधिक होती है। गैस तो यार, गैस बोले तो एकदम खिटाक पूरे कमरे में फैल जाएगी। ठीक है, हाँ, इसकी तरलता बहुत अधिक होती है। अच्छा, इसका प्रसार, तीसरा इसका प्रसार, फैलाव, इसका फैलाव बहुत अधिक होता है। गैस बोले ना, गैस को आप ऐसे ही किसी बर्तन में से ऐसे छोड़ोगे पूरे कमरे में फैल जाएगा, तो प्रसार क्या होगा, फैलाव बहुत अधिक होता है। ठीक है, चौथा,
इसका संपीड़न कंप्रेसिबिलिटी, इसका जो कंप्रेसिबिलिटी है वो बहुत ही अधिक होता है। आपने देखा होगा कि आपके घर में गैस होगा एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी लिख देता हूँ। क्या होता है एलपीजी? क्या होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है पेट्रोलियम गैस। आपने देखा होगा कि आपके घर में जो गैस है उसमें 15 किलो 16 किलो 15 किलो होता है, 14 पॉइंट कुछ उतना गैस क्या होता है उसमें एक सिलेंडर में भर दिए जाते हैं। क्या करके? दाब का प्रयोग करके, ठीक है, प्रेशर का प्रयोग करके एक सिलेंडर में 15 किलो गैस क्या होते हैं भर देते हैं। लेकिन अगर आप उस गैस को थोड़ा भी लीक करो, तो वो गैस पूरी कमरे में फैल जाती है, पूरी कमरे में क्या हो जाती है फैल जाती है। तो इतना सारा गैस कंप्रेस्ड करके उसका संपीड़न करके एक सिलेंडर में भर गया, तो इसका संपीड़न बहुत अधिक होता है, ठीक है। हाँ, तो इसका संपीड़न बहुत अधिक होता है। और पांचवा गैसों की जो गतिज ऊर्जा है, आप ये सारी चीज़ें लिख लेना, ठीक है। आप खुद अपने से भी कुछ करो, अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो अपने से भी कुछ करो, सारी चीज़ें लिख लेना। जो मेरे मुंह से निकल रहा है, मेरे मुंह से निकल रहा है आवाज़, उसको आप नोट करो, ठीक है। हाँ, तो किस पे थे हम थे भूल गया यार, ठीक है। हाँ, गतिज ऊर्जा, गैसों, सॉरी भूलता बहुत हूँ मैं, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा, गैसों की गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होती है, हमेशा भागते रहते हैं और बहुत ही तेज़ी से भागते रहते हैं। तेज़ी से भागते हुए अगर आप एक गिलास में या किसी बर्तन में अगर अगर आप उसमें गैस लो, ठीक है, तो गैस बहुत तेज़ी से भागते हैं, तो उसके जो गैस है, गैस बर्तन की सतह पर क्या डालते हैं दाब, ठीक है। जो गैस होती है वो बर्तन के सतहों पर बहुत ही ज़्यादा अधिक मात्रा में दाब उत्पन्न करती हैं। क्या उत्पन्न करती हैं? दाब। अंदर से ऐसे प्रेशर करती है, उसके प्रेशर लगाती हैं, ठीक है, उसे गैसीय दाब बोलते हैं। इसके बारे में अगले लेक्चर में अच्छे से डिटेल में चर्चा हो जाएगी, ठीक है। हाँ, तो इनका गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होता है। छठवां, इनका घनत्व बहुत ही कम होता है, ठोस की अपेक्षा ना के बराबर होती है, इसकी घनत्व होता है, इनका घनत्व होता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी, और कुछ चीज़ें आप अपने से भी सोचिए, अपने आप से भी सोचिए, ठीक है, तब जाके ब्रेन आपका काम अच्छे से करेगा। ओके, तो मेरे ख्याल से वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। अगले लेक्चर में हम देखेंगे प्लाज्मा, पदार्थ की चौथी अवस्था, BEC बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बहुत ही मस्त है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, एनसीईआरटी में भी मेंशन है, ठीक है। तो अब बुक पढ़ के आना, अब एनसीईआरटी की बुक हो ये सब पढ़ के आना, ठीक है, जो भी आपके पास हो बुक उसको पढ़ के आना, अच्छे से देखेंगे, चीज़ों को बारीकी से समझेंगे। इस वीडियो में हमने क्या देखा? हमने देखा कि डिफ्यूजन क्या होता है, ठोस अवस्था क्या होता है, सॉलिड स्टेट क्या होती है, ठीक है, और द्रव अवस्था बोले तो लिक्विड स्टेट क्या होती है, गैस अवस्था बोले तो गैस स्टेट क्या होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से चर्चा की और इनके गुणधर्म भी देखें। अगले वीडियो में देखेंगे प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, उसके बाद जो भी थोड़ी बहुत सारी चीज़ें होंगी उसको कवर किया जाएगा। 2-3 लेक्चर और भी इस वीडियो के आएंगे। तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा, चीज़ों को एकदम बारीकी से समझे, एकदम साइंस बहुत ही खूबसूरत है, उसको आप एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए, ठीक है। और क्लास 9th का मैथ का भी लेक्चर आने वाला है बहुत जल्द, आज या कल में वो भी डलने इस चैनल पर चालू हो जाएंगे। प्लेलिस्ट अलग से बना दिया हूँ, ठीक है। तो एकदम लेक्चर आप पूरा देख लीजिए, आपका दिमाग का जो नज़र वो उसका नज़रिया बदल जाएगा। एकदम लेक्चर को अच्छे से देख लीजिए, नोट्स बनाते जाइए, ठीक है, और हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।